नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ में नैना यादव। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये खबर देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये खबर डराने वाली नहीं बल्कि आपको सावधान करने वाली है। कोरोना के इस काल में आपके बच्चे एक नई बीमारी के जद में आ गए हैं। कोरोना के साथ साथ इस नई बीमारी ने एक नया खतरा पैदा कर दिया है। आखिर कैसा है वो खतरा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के नौनिहालों पर खतरा। आपका बच्चा भी है अनजान खतरे की जद में। देश के डॉक्टर्स, रिसर्चर सब यही कह रहे हैं कि देश में अभी भी कोरोना की तीसरी लहर आने में लगभग 6 से 8 महीने का वक्त बाकी है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। लेकिन उससे पहले एक नई बीमारी ने देश के नौनिहालों पर, आपके बच्चों पर नया खतरा पैदा कर दिया है, जिसका नाम है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये बीमारी अब देश के पश्चिमी राज्य राजस्थान में बच्चों पर कहर बनकर टूटी है। अब तक लगभग 60 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। जयपुर में 25 केस सामने आए हैं, जोधपुर में 13 केस सामने आए हैं। इसके अलावा कोटा, उदयपुर, बीकानेर में भी इस बीमारी से संक्रमित बच्चे मिले हैं, जिससे लोगों में एक नई चिंता पैदा हो गई है। बच्चों के लिए एक और खतरा सामने आया है। कोविड की तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट ये आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगी। लेकिन उससे पहले एक नई बीमारी ने बच्चों के लिए बड़ा खतरा कोविड की तीसरी लहर से पहले ही पैदा कर दिया है। MIS-C यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम की ये बीमारी, जो यूके की कावासाकी बीमारी के लक्षणों से मिलती जुलती है। MIS-C के राजस्थान में करीब 60 मामले सामने आए हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर जिलों में MIS-C बीमारी के लक्षणों के बच्चे पाए गए हैं। और फिलहाल राजस्थान के सबसे बड़े जेके लोन हॉस्पिटल में इस बीमारी से पीड़ित करीब 4 बच्चों का इलाज चल रहा है, जिनमें 3 बच्चे ICU में हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे केस अभी आगे और भी बढ़ेंगे। दरअसल ये बीमारी पोस्ट कोविड बच्चों को हो रही है। इसके साथ ही जिनको कोरोना नहीं हुआ ऐसे बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, जिससे आपको पता हो कि अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपके बच्चों में दिखता है तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि बिना वक्त गंवाए डॉक्टर से संपर्क करना है। इसलिए आज से अपने बच्चों पर थोड़ा ज्यादा नजर रखिएगा। बच्चों को 3 दिन से ज्यादा बुखार हो, शरीर पर दाने या फिर मवाद दिखे, बच्चे में ब्लड प्रेशर का कम होना, बच्चों की मांसपेशियों में सूजन आ जाना, डायरिया या फिर पेट दर्द होना। इस बीमारी की जद में 2 से 12 साल के बच्चे हैं। ऐसे में भले ही आपका बच्चा या आपका परिवार कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी आने वाले कई महीनों तक हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है, जिससे आप, आपका परिवार और आपका नौनिहाल सुरक्षित रह सकें। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। बच्चों पर कोरोना के कहर की बात अगर की जाए तो ये समझा जाए कि अभी कोरोना का खतरा तो है, लेकिन तीसरी लहर सबसे बड़ी मुसीबत हो सकती है। तीसरी लहर में बच्चों पर कोरोना के खौफनाक कहर की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरे लहर में इसका असर नजर आने लगा है। कर्नाटक में दूसरी लहर में ही बच्चों में कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तादाद में बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। कर्नाटक से जो आंकड़े आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। कर्नाटक में बच्चों में बढ़ते कोरोना के मामले आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। कर्नाटक में 51 दिन में 9 साल तक के 40,000 बच्चे संक्रमित हो गए। स्टेट कोविड वॉर रूम आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल 29 मार्च से 18 मई तक कर्नाटक में कुल 40,013 बच्चों को कोरोना हुआ। इनमें से 15 बच्चों की मौत भी हो गई। वहीं अगर पिछले साल मार्च से इस साल 29 मार्च तक के डेटा पर नजर डालें तो कर्नाटक में 27,674 बच्चों को संक्रमण हुआ था। ये आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं किस तरह कर्नाटक में बच्चों पर कोरोना का कहर टूटा है। कर्नाटक में बच्चों में कोरोना के मामले क्यों बढ़े, इसके लिए न्यूज नेशन ने जानकारों से भी बातचीत की।
कर्नाटक में कोरोना की दूसरी वेव में क्यों ज़्यादा बच्चे संक्रमित हुए, इस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद मुजाहिद हुसैन, जो कि पीडियाट्रिशियन है। डॉक्टर साहब, 40,000 बच्चे जो है 51 दिनों में कोविड पॉजिटिव हुए, क्या वजह रही? देखिए, इस बार का जो कोविड का जो वेव कहते हैं, डेफिनेटली पहले से बहुत बड़ा वेव है। घर में अगर 2 लोग पॉजिटिव हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे सबसे मिलते हैं, बच्चे इधर खेलते हैं, उधर कूदते हैं, उनके गोद में बैठते हैं, तो बच्चे आर वेरी पोटेंशियल कैरियर्स। बच्चों में वायरस आसानी से आ जाता है। एंड अभी आप आंकड़े देखेंगे, परसेंटेजेस ऑलमोस्ट सेम, अबाउट 3 to 4% जो इन्फेक्ट होके हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या फिर सीरियस हो रहे हैं, तो परसेंटेज वही है। लेकिन अब मान लीजिए 100 में से 4 हैं, 1000 में से 40 हो गए, 10,000 में से 400 हो गए, 1 लाख में से ऐसे आप देखेंगे तो परसेंटेज वही है, लेकिन बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ केसेस ऑफ इंक्रीज्ड, तो आपको इतने ज्यादा केसेस दिख रहे हैं। कर्नाटक में बच्चों में कोरोना का संक्रमण आने वाले बड़े खतरे के संकेत दे रहा है। यही वजह है कि हर प्रदेश की सरकार बच्चों को ध्यान में रखकर अब तैयारी करने में जुट गई। बेंगलुरु से यासर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना पर स्टडी में लगातार डराने वाले खुलासे हो रहे हैं। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना से ठीक होने के बाद में कई बीमारियां मरीज की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। इस वजह से डॉक्टर्स की माने तो पोस्ट कोविड केयर भी उतनी ही जरूरी है जितना कि कोविड केयर है। कोविड-19 पर आईसीएमआर का बड़ा खुलासा। कोरोना के बाद कई बीमारियों का खतरा। ब्लैक फंगस के साथ डायबिटीज का डेंजर। कोरोना वायरस पर रिसर्च में लगातार इसके साइड इफेक्ट्स का खुलासा हो रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर का दावा है कि कोविड-19 से शुगर की बीमारी हो सकती है। यानी अगर मरीज को कोरोना संक्रमण से पहले शुगर की परेशानी नहीं थी तो उसके इलाज के दौरान ये उभर कर सामने आ सकती है। देश भर में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच इसकी एक बड़ी वजह होने की आशंका है। ये भी देखा जा चुका है कि कोविड-19 के वायरस पैनक्रियाज में भी जा सकते हैं और शुगर को बढ़ा सकते हैं। ये भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए हैं। तो इसलिए डायबिटीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल में फंगस ग्रो कर सकती है और यही हम लोगों ने देखा गया है कि म्यूकरमाइकोसिस जो कोविड-19 के मरीजों में देखा गया, जो डायबिटिक्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीज थे उनमें देखा गया और इसका इलाज जो है वो एम्फोटेरिसिन बी है। कोरोना संक्रमितों के इलाज में रेमडेसिविर और स्टेरॉइड्स की मदद ली जा रही है। स्टेरॉइड्स कोरोना का वायरल लोड कम करने में मददगार साबित होते हैं, लेकिन इसके फायदे कम हैं और साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं। ऐसे ही दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से कोरोना मरीजों में शुगर या डायबिटीज की समस्या शुरू हो रही है, जो कई बीमारियों की वजह भी बन रही है। पहले से कोरोना वायरस से लड़ रहे मरीज के शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से उसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक या व्हाइट फंगस हो रहा है। जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ये बहुत फंगस जो होती है वो ग्रो करती है जहाँ एनवायरनमेंट थोड़ा मॉइस्ट हो, थोड़ा डैम्प हो, तो वहाँ पे ग्रो करती है, क्योंकि स्पोर्स उसके फंगस के होते हैं जो स्पोर्स सर्कुलेट करते रहते हैं और वो ग्रो करते हैं। यदि इम्यूनिटी डिप्रेस्ड है इंडिविजुअल की तो वो फंगस ग्रो करेगी। यदि शुगर उसको मिल रही है वहाँ पे तो ग्रो करेगी। कोरोना से बढ़ती दूसरी बीमारियों के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर ब्लैक फंगस को महामारी मानने को कहा है। तो वही कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई लोग अब कई दूसरी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कोरोना से उभर चुके कुछ लोगों को छोटे काम के बाद थकान हो रही है, तो कुछ को सांस लेने की शिकायत, कुछ मरीजों में हार्ट से जुड़ी परेशानियां देखी जा रही हैं, तो कुछ नींद नहीं आने की परेशानी से जूझ रहे हैं। इस वजह से डॉक्टरों की माने तो पोस्ट कोविड केयर भी उतनी ही जरूरी है जितनी कोविड केयर। यानी आपने अपना जितना ख्याल कोविड-19 के दौरान रखा, बीमारी से ठीक होने के बाद भी कुछ हफ्तों या महीनों तक अपना उतना ही सतर्कता से ख्याल रखें। नहीं तो कोई भी छोटी सी लापरवाही आपकी ही जान पर भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।
अब तक आप कोरोना के खिलाफ जंग में 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी को सबसे बड़ा हथियार मान रहे थे, लेकिन अब नए रिसर्च में मास्क तो जरूरी होगा ही, लेकिन अब 2 गज की दूरी आपको कोरोना से बचाने में शायद कारगर ना हो। क्या है ये नया रिसर्च और किस तरह ये कोरोना को फैलने से रोकने में कारगर साबित होगा, देखिए एक रिपोर्ट में। कोरोना की पहली लहर में पूरी दुनिया ने एक ही मंत्र अपनाया था, मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, यानी 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का नियम। लेकिन दूसरी लहर में बहरूपिया वायरस अपनी सारी हदों को लांघ चुका है। वायरस के खिलाफ मास्क तो अब भी कारगर है, लेकिन वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए 2 गज की दूरी अब कम पड़ गई है। सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अब कितनी दूरी होनी चाहिए? अगर दूरी कम हुई तो क्या मास्क पहनने के बावजूद कोरोना हो जाएगा? दरअसल रूप बदलते कोरोना वायरस को लेकर अब तक की ताजा रिसर्च यही कहती है कि वायरस एरोसोल और ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। अब लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि वायरस माइक्रो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ट्रेवल कर सकते हैं, जो हवा में कम से कम 2 से 3 घंटे तक मौजूद रह सकते हैं। एरोसोल हवा के जरिए भी वायरस 10 मीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। पहले ये समझा जाता था कि केवल ड्रॉपलेट होती हैं, जो ड्रॉपलेट 1-2 फीट जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ये देखा गया कि कुछ माइक्रो ड्रॉपलेट भी हो सकती हैं, जो सस्पेंडेड रह सकती हैं सर्कुलेशन में, एयर में कम से कम 2-3 घंटे तक। कुछ स्टडीज़ ने कहा है कि 3 घंटे तक माइक्रो ड्रॉपलेट सर्कुलेशन में रह सकती हैं। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो हम लोग बताते हैं, ड्रॉपलेट के लिए 2 गज की दूरी मेंटेन रखना ज़रूरी है, और विंडोज़ को खोल के रखना, बढ़िया एरेशन हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो कमरे का। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 10 मीटर की ये नई दूरी भी तभी कारगर है जब संक्रमित व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति दोनों ने ही मास्क अच्छे से पहना हुआ हो। हालांकि उचित दूरी और प्रॉपर कोविड बिहेवियर अपनाने के बावजूद भी 2 से 3% संक्रमण का खतरा तब भी बना रह सकता है। अब मन में सवाल उठना लाजमी है कि जब तमाम एहतियात के बावजूद भी कोरोना का खतरा बना हुआ है, तब मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बरतने का फिर फायदा क्या है? रिसर्च कहती है कि इन्फेक्टेड इंसान से 1 महीने में 406 लोग तक संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन 75% तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो उसी इन्फेक्टेड इंसान से 1 महीने में 2 से 3 लोग संक्रमित हो सकते हैं। मैं आपसे फिर सबमिट करना चाहूंगा कि इससे पहले भी हमने बात की है कि एक आदमी अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग को कोई फॉलो नहीं करता तो स्टडीज ने पाया है कि 1 महीने में वह करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर वह अपना फिजिकल डिस्टेंसिंग 75% ही कम कर दे तो यह पाया गया उस स्टडी में कि 30वें दिन में वह 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि यहां हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल इंटरवेंशन। की कहां एक आदमी 2.5 लोगों की बजाय 406 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, टू दैट एक्सटेंट इन्फेक्शन फैलेगा, केस की सीरियसनेस बढ़ती है, और टू दैट एक्सटेंट हमारी केस फैटेलिटी रेट भी बढ़ जाता है। हिंदुस्तान जैसी बड़ी आबादी वाले देश में एक बड़ी दिक्कत लोगों का कोविड बिहेवियर को लेकर लापरवाह होना भी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद कई लोग ठीक से मास्क नहीं लगाते। कोरोना से देश में बिगड़े हालात के बावजूद आज भी करीब 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे, जबकि जो लोग मास्क पहन रहे हैं उनमें 68% लोग मास्क सिर्फ मुंह पर लटकाए रहते हैं। आज भी देश के 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। जो पहनते हैं, यानी कि जो 50% लोग मास्क पहनते हैं, उसमें से 64% लोग माउथ को कवर करते हैं लेकिन नोज को नहीं कवर करते। कुछ लोग उसको चिन पर लगा कर रखते हैं, कुछ लोग मास्क को गले पर लटका कर रखते हैं। केवल 14% उस 50%, यानी कि करीब केवल 7% लोग ही देश में जिन्होंने प्रोसेस तो शुरू किया लेकिन वो उसको तरीके से कर रहे हैं। आप 99% एफर्ट कीजिए, आप एक पेशेंट को छोड़ दीजिए जो प्रिकॉशन ना ले, तो वह सिंगल केस फिर से पूरे एरिया में इंफेक्शन फैला सकता है। तो जरूरी है कि हम गाइडलाइंस को फॉलो करें। बीमारी हमें समझ में आती है, बीमारी की गाइडलाइंस हमें समझ में आती है। आज चैलेंज है कि हम बिना थके, बिना हारे उस इंप्लीमेंटेशन पर अपना फोकस बनाए रखें। देश में कोरोना के नए केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन हालात सामान्य हो रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देश में अब भी 8 राज्य ऐसे हैं जहां अब भी कोरोना के एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा हैं।
देश भर में 430 जिले ऐसे हैं जहां अब भी रोजाना कोरोना के 100 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक दिन की ढिलाई पूरी आबादी पर भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो जरा सी लापरवाही बहुत घातक हो सकती है। कोरोना महामारी के संकट से निपटने का अब तक का जो एकमात्र उपाय है वो वैक्सीन है। देश में वैक्सीनेशन जारी है और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अभी जो प्रमुख तौर पर 2 वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। पहली है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। पिछले हफ्ते ही कोविशील्ड की दूसरे डोज के अंतराल को बढ़ाया गया, लेकिन ऐसा कोवैक्सीन को लेकर नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों, ये भी जान लीजिए एक रिपोर्ट में। देश में जारी वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार कई राज्यों में धीमी है। वजह है वैक्सीन की कमी। इसके बीच ये फैसला लिया गया कि कोविशील्ड की वैक्सीन की दूसरी डोज का अंतराल 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया। इसे लेकर ये सवाल उठे कि क्या वैक्सीन की कमी की वजह से ये फैसला लिया गया। लेकिन अब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। Vaccines have first come on used in this world from 15th of December. They are very new. We are all understanding. Everyone is learning. There are trials going on. There is things. It is an evolving science. So taking into consideration that once you give first dose, with Covaxin, with the first dose, you do not achieve much of antibodies. It achieves after the second dose. With Covishield, with newer studies, we have shown that their antibodies achieve with first dose also achieve good levels of antibodies. तो सुना आपने, ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव साफ साफ कह रहे हैं कि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का समय इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि इसकी पहली खुराक से ही मजबूत इम्यूनिटी बन रही है, जबकि कोवैक्सीन के दोनों डोज के बीच अंतराल में इसलिए कोई बदलाव नहीं किया गया क्योंकि पहली खुराक के बाद इम्यूनिटी कोविशील्ड के मुकाबले तेजी से विकसित नहीं होती। और यही वजह है कि कोवैक्सीन की 2 डोज के बीच 4 से 6 सप्ताह का समय निश्चित है। जाहिर है वैक्सीन डोज के गैप के बाद भले ही इस बात पर चर्चा हो रही हो कि कौन सा टीका बेहतर है, लेकिन जो रिसर्च और नतीजे सामने आए हैं उसमें दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह कारगर हैं और किसी तरह की शंका में रहने की किसी को जरूरत नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो जारी है, लेकिन इसको लेकर दिक्कतें भी कई आ रही हैं। देश भर में वैक्सीनेशन की मुहिम कैसे चल रही है, क्या दिक्कतें हैं, इस पर भी जरा ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हालात जानते हैं। यह है दिल्ली की पंडारा रोड के एक स्कूल में बना वैक्सीनेशन सेंटर। ये सेंटर बंद है, वजह है वैक्सीन की कमी। दिल्ली में 18 साल से लेकर 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हुआ और अब खबर यह है कि अब वैक्सीनेशन सेंटर्स ही बंद हो रहे हैं। 150 सेंटर्स ऐसे हैं जो आज के दिन से बंद हो गए हैं और कल तक की वैक्सीनेशन बकाया है। 65,000 के करीब जो वैक्सीनेशन है वो बकाया है, यानी कि एक दिन की वैक्सीनेशन के बाद फिर सभी वैक्सीनेशन पर इसी तरीके से ताले लग जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स तो हैं लेकिन वैक्सीनेशन नहीं है। पटना, एक और दिल्ली में वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीन सेंटर बंद हो रहा है, तो वहीं पटना में वैक्सीन की खेप आने की वजह से टीकाकरण केंद्र एक बार फिर खुल चुके हैं। बिहार में अब तक करीब 95 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसमें 18 से 44 वर्ष की उम्र के बीच के लोग 9,96,000 हैं। इतने लोगों का टीकाकरण हो चुका है। लेकिन पिछले दिनों अचानक बिहार में 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण बंद किया गया था, चूँकि टीके की कमी हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से टीकाकरण शुरू हो गया है। हम इस वक्त पटना के टीकाकरण केंद्र पर हैं और देखिए यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। ये कॉलेज का कैंपस है और यहाँ पर इसके पूरे कॉरिडोर में चारों तरफ टीकाकरण का काम चल रहा है। आप देखेंगे एक साथ कई काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो और इसलिए पूरी व्यवस्था की गई है ताकि लोग आके आराम से टीका ले सकें। बेंगलुरु, युवाओं के लिए बेंगलुरु से राहत वाली खबर आई है। खबर है कि शनिवार से यहां 18 साल से ज्यादा के युवाओं को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन का महाअभियान 1 मई से शुरू होने वाला था वो फिलहाल रोक दिया गया था। अब सरकार कह रही है कि 22
में से जो है दोबारा से महाअभियान शुरू किया जाएगा वैक्सीनेशन का 18 से 44 साल तक के उम्र के लोगों के लिए। वही वैक्सीनेशन जो है फिर से शुरू हो गई है और लोग भी जो है अब पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर और चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन मिले ताकि कोरोना को हराया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ असर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। और यहाँ पर रुकने एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।